लवलीज, वेलकम टू अवर स्कॉलर। तो आज हम क्लास 9th की हिंदी की स्पर्श बुक का चैप्टर नंबर 1 दुख का अधिकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे लेखक के बारे में, क्योंकि लोग जो ये लेखक के बारे में नहीं पढ़ते कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका लेखक के बारे में पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी इसी से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, या कभी कभी जैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, आजकल 8 मार्क्स के अराउंड लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो आप अगर उसकी स्टार्टिंग इससे करोगे कि उसके रचयिता कौन है, उनकी जन्म मृत्यु तिथि या उनका जन्म कहाँ हुआ था, अगर आप इससे स्टार्ट करते हो ना, डेफिनेटली आपके मार्क्स नहीं कट होंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे ही। तो जितना हो सके उतना लिखना चाहिए हमें। तो अब हम देखेंगे दुख का अधिकार के जो लेखक है हमारे, उनका नाम, तो उनका नाम है यशपाल जी, जिनका जन्म 1903 में और मृत्यु 1976 में हुई थी। और उनका जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ था, ये हम पढ़ चुके हैं। इनका जन्म फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इन्होंने जो है अपनी शिक्षा स्टडी स्थानीय स्कूल्स में और उच्च शिक्षा लाहौर में की थी। यशपाल विद्यार्थी के क्रांतिकारी। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं यशपाल की प्रमुख कृतियां। इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं बता रही, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट है कि हमें आ सकता है या लिखना चाहिए, इसकी आप कुछ कृतियाएं याद कर सकते हो, 2-3, ताकि आपको एग्जाम में आप लिख सको उसे फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। इनके आप जैसे देख सकते हो, देशद्रोही पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी, तेरी उसकी बात, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, ये सब इनके द्वारा लिखी गई कविताएं कहानियां हैं। तो ये अगर ये आपसे पूछ भी सकते हैं कि ये कहानियां किसके द्वारा लिखी गई, वैसे पूछते नहीं है, बट आप इसमें लोग क्वेश्चन में डाल सकते हो। अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, दुख का अधिकार को। इसमें क्या, मैंने ना जो थोड़े हिंदी के डिफिकल्ट वर्ड्स थे ना, मैंने उनको थोड़ा हाईलाइट कर दिया, उनका मीनिंग इंग्लिश में लिख दिया है, सो डैट सबको पढ़ने में आसानी हो जाए, इतना प्रॉब्लम ना आए कि इसका मतलब क्या है, उसका क्या है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मनुष्य की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। मनुष्य की पोशाक मतलब ड्रेस, विभिन्न मतलब बहुत सारी, श्रेणियां मतलब कैटेगरीज। जो मनुष्य इंसानों की जो ड्रेसेस है ना, उनको बहुत सारी कैटेगरीज में बांट देती हैं। जैसे कि किसी ने बुरे कपड़े पहने तो वो लोअर क्लास से हैं, फिर थोड़े अच्छे पहने हैं मिडिल क्लास, हाई क्लास। तो जो आजकल क्या हो रहा है कि ड्रेसेस के बेसिस पे पता चल रहा है कि लोगों की क्या कैटेगरी है, उनकी वो रिच है, लोअर क्लास है, क्या है। प्रिय प्रिया पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। पोशाक से हमारे राइट्स पता चलते हैं कि हम ये कर सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, ये हमारे लिए नहीं है। लोअर क्लास ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, अपर क्लास के लिए सब कुछ अलाउड है। स्टेटस की वो कैसे हैं कैसे नहीं, तो पोशाक ड्रेस ही हमारी सब कुछ बताती है। इस स्टोरी में ऐसा बताया गया है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देते हैं। अनेक बंद दरवाजे मतलब कोई भी अच्छी चीज, जैसे आपका होटल, इस रेस्टोरेंट में जा सकते हो, इस मॉल में जा सकते हो। अब आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो आपको मॉल्स वगैरह में अलाउड नहीं होता जाना, सिर्फ अच्छे कपड़े पहन के जा सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है। तो पोशाक मतलब ड्रेस हमारे लिए बहुत करती है, हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण होती है कि कैसे हमने कपड़े पहने कैसे, तो वो बहुत हमारे दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी परिस्थिति परिस्थिति मतलब सिचुएशन आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम सोचते हैं कि काश हम भी उनकी सिचुएशन समझे, कि जो बहुत पुअर लोग हैं हम भी उनके बारे में सोचे कि यार वो कैसे हैं, कैसे रहते हैं, उनके बारे में सोचे, चिंता करें, उनकी चिंता हो जाती है कभी कभी। उस समय यह पोशाक की बंधन और अड़चन बन जाती है, लेकिन हम नहीं सोच पाते, क्योंकि अब हम ये सोचते हैं कि हमने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, हम इन बुरे लोगों के लिए क्या करें, क्यों करें, ये लोग कैसे हैं, इनसे बात बात कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बात तक नहीं करते उनसे कि ये लोग इतने लोअर क्लास से कैसे कपड़े पहने हैं, ऐसे लोगों से दूर ही रहो। तो हमारी जो पोशाक है, ड्रेस है, वो बहुत बंधन बन जाती है और अड़चन आ जाती है कि हम उनके बारे में सोचें। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, एक तुलना की गई हुई है, इस हमारी सिचुएशन की तुलना की गई हुई है हवा से। वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने जाने देती। सहसा मतलब सडनली। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन आपकी हो सकती है, इसको मैं मार्क कर देती हूँ। वेट अ मिनट। हम्म, ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे तुलना की गई हुई है, तो आप इसको डाल सकते हो। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती। जैसे आप पतंग उड़ाते हो, तो अगर हवा चल रही है तो वो जमीन पर नहीं आने देगी। तो ऐसी हमारी अच्छी ड्रेसेस है, तो वो ड्रेस हमें नीचे नहीं आने देगी कि लोअर क्लास से हम नई बात करें। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से
रोक देती है। बाजार में, अब यहाँ पे बता रहे हैं, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। डलिया मतलब बास्केट, बिक्री सेल, मतलब कुछ जो खरबूजे हैं वो जो है वो कभी बास्केट में और कुछ जो है नीचे, क्योंकि बास्केट भी फुल हो जाती है। तो इनको क्या है कि कुछ खरबूजे खरबूजे तो आपको पता, मेलन्स, वाटर नहीं, वाटरमेलन तरबूज होता है, खरबूजे मतलब मेलन्स। तो मेलन जो है वो कभी उनको बास्केट में या फिर उनको जमीन पर भी रखने पड़ते थे सेल के लिए, बेचने के लिए। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। समीप मतलब नियर, पास में। अधेड़ मतलब मिडल एज, मिडल एज की कोई एक औरत थी। उसकी उम्र मतलब ना ज्यादा थी, ना वो बुढ़ी थी, ना वो बच्ची थी। वो एक मिडल एज की औरत थी जो कि उसके खरबूजों के पास बैठकर रो रही थी। अब आपको आगे की स्टोरी में पता चलेगा कि क्यों रो रही थी, क्या हुआ ऐसा। अभी हम उसको आगे पढ़ते हैं। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजे तो अब वो वहां पे बेचने के लिए बैठी थी, लेकिन कोई भी खरीदने नहीं आ रहा था। कैसे आता, इसमें पूछा कि कैसे ही आता कोई खरीदने। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फकफकाकर रो रही थी। फकफकाकर मतलब बहुत तेज तेज रो रही थी। जो खरबूजे बेचने वाली थी, उसके जो कपड़ा था, मतलब जो उसने कपड़े पहन रखे थे, उसने उस पे अपना मुंह छुपा रखा था और तब वो अपने घुटनों के बल, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, ऐसे वो बैठ के रो रही थी। अब कोई रो रहे इंसान तो लोग भी बातें ही बनाएंगे कि हम खरीदने नहीं जा रहे। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। पड़ोस मतलब आसपास, तख्ते मतलब प्लैंक बोर्ड या मंजी, आप जिसको कह सकते हैं, मंजी पे लोग बैठे हुए थे। घृणा मतलब हेट। अब हेट से आप समझ सकते हो कि कितने इरिटेटिंग टाइप में उनको देख रहे थे कि यार ये कैसी है, उस स्त्री के बारे में, मतलब बहुत बहुत लोग उस स्त्री के बारे में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। यहाँ पे लेखक अपनी बात कर रहा है कि जो वो स्त्री रो रही थी, व्यथा सी उठी। व्यथा मतलब उसके बारे में कि यार ये क्यों रो रही है, क्या क्या हुआ है ऐसा, तो वो जानना चाहता था कि ऐसा क्या हुआ है, क्यों वो रो रही है। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। अब वो कैसे जानता कि कैसे वो क्यों रो रही है, वो कैसे उसको पता चलता। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। व्यवधान से इसका मतलब है ऑब्स्टेकल, मतलब कि जो, अब वो जानना चाहता था कि वो क्यों रो रही थी, जो लेडी थी वो क्यों रो रही थी, उसको ऐसा क्या हुआ था। तो वो कैसे पूछता, उसके पास जाके बैठ के पूछता, लेकिन वो नहीं पूछ सकता था। क्यों? बिकॉज ऑफ हर ड्रेस। और उसके कपड़े ऐसे थे, और वो कैसे, मतलब यहाँ पे ड्रेस अड़चन बन रही है कि वो यहाँ पे जाके उससे, गरीब औरत से पूछ भी नहीं सकता कि वो क्यों रो रही है, ऐसा क्या हुआ है। एक आदमी ने घृणा, घृणा ऐसे मैंने हेट से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह भेया दुकान लगाकर बैठी है। भेया मतलब बेशर्म, शेमलेस औरत। यहाँ पे औरत को बताया गया है बेशर्म शेमलेस की। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वो क्यों रो रही थी, क्योंकि उसका जो जवान बेटा था उसको भी पूरा दिन भी नहीं हुआ था, मतलब जिस दिन वो बेचने गई थी खरबूजे, उससे एक दिन पहले ही उसका जो जवान बेटा था उसकी मृत्यु हुई थी। ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या ये लाइन आ सकता है कि क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह भैया दुकान लगाकर बैठी है। शेमलेस औरत, बेशर्म औरत ऐसे दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। तो इसमें जो दूसरा आदमी था, यहाँ पे वो अपनी दाढ़ी बियर्ड खुजाते हुए बोल रहा है, अरे जैसी नियत होती है, जैसे उसकी नियत है अल्लाह वैसे ही बरकत देता है। जैसे उसकी, यहाँ पे उसकी नियत को डिफाइन करा जा रहा है कि वो पैसा कमाना चाहती है, इसलिए वो बेचने आ रही है, लेकिन कोई भी नहीं खरीद रहा। मतलब उसकी नियत ऐसी है इसलिए कोई खरीद नहीं रहा उसको, इसमें ये बता रहे हैं। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यहाँ पे एक और आदमी आया है, यहाँ पे मतलब तीन आदमी आए हैं। एक हो गया जो थूकते हुए बोल रहा था, एक अपनी दाढ़ी खुजाते हुए, दूसरा जो है दिया सलाई मतलब मैच स्टिक्स जो होता है वो अपनी तिल्ली को अपने कान में खुजाते हुए बोल रहा था कि ये लोग कैसे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनके लिए कोई बेटा बेटी खसम खसम लगाई मतलब हस्बैंड वाइफ
धर्म निर्माण, इनकी जाति वगैरह क्या है, इनको किसी से कुछ मतलब नहीं होता है, इनको बस अपना खाना चाहिए होता है, एक रोटी का टुकड़ा चाहिए होता है। परचून की दुकान पर बैठे एक और आदमी आया है। परचून की दुकान पर बैठे लालजी ने कहा, अरे भाई, इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। तो यहाँ पे जो परचून मतलब फॉर्च्यून वगैरह की जो ऐसी दुकानें वगैरह होती है जहाँ से सामान मिलता है, तो वहां पे एक दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा कि इनके लिए कोई जिए मरे कोई भी हो, इनको कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन कम से कम ये लोग दूसरों के बारे में तो सोचे कि दूसरे कैसे फील करते हैं, उनके लिए क्या सही है क्या नहीं। ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। यहाँ पे जो है ये इंसान वो बता रहा है। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। इसमें बताया कि जो जवान बेटे के मरने पर कोई भी ऐसा होता है कि कोई भी मरता है तो 13 दिन तक बाहर नहीं जाते या कुछ करते नहीं है। 13 दिन का कुछ होता है टाइम पीरियड, सूतक मतलब टाइम पीरियड। तो इसमें बताया कि जवान बेटे के मरने के बाद कम से कम इसको 13 दिन तक बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये बाहर आकर सड़क पर बैठकर बाजार में खरबूजे बेच रही है। हजार आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। अब किसी को क्या बता, कहते इसमें बता रहे कि उसका बेटा मरा था। अब ये तो है नहीं कि उस लेडीज को सारे जानते होंगे, बहुत लोग हैं जो नहीं जानते होंगे, बहुत ही होंगे वो तो ऑब्वियस है। बहुत लोग हैं जो उसको नहीं जानते, तो उनको क्या पता कि इसका बेटा मरा है या नहीं मरा, ये क्यों कर रही है। इनका इनका जो अभी वो 13 दिन का टाइम पीरियड चल रहा है, किसी को नहीं पता, तो वो लोग तो खरीदेंगे ही। तो मतलब अशुभ माना जाता है यहाँ पे, ऐसा बता रहे हैं। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा, क्या अंधेर है। अंधेर मतलब क्या, जमाना आ गया है कि लोग ऐसा कर रहे हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 मतलब 23 बर्स 20 ईयर्स का जवान लड़का था। मतलब उस लेडीज जो बैठी हुई थी जो खरबूजे बेच रही थी, उसका एक बेटा था जो कि 23 ईयर्स का था। घर में उसकी बहू थी, दैट मीन्स कि उसका जो बेटा था उसकी शादी हो रखी थी और एक पोता पोती थी। मतलब बेटा बेटी, उस जो लड़के थे, जो लड़का उसका मरा था उसका एक बेटा बेटी और एक वाइफ थी घर में। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा पर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। मतलब यहाँ पे जो 1.5 बीघा जमीन जो है वहां पे वो मत खरबूजे के, उनका जैसे एरिया होगा खरबूजे का, वहां पे वो खरबूजे लेने जाता था अपने परिवार को चलाने के लिए। खरबूजे की डलिया बाजार में पहुंचकर कभी लड़का स्वयं सादे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। तो क्या होता था जब वो खरबूजे लाता था तो खरबूजे बेचने कभी उसका बेटा चला जाता था, कभी उसकी माँ चली जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था कि परसों जो है अंधेरे के टाइम पे वो खरबूजे चुनने गया था, तब विश्राम करते हुए एक सांप आया जिसपे उसका पैर पड़ गया और सांप ने उसको डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। ओझा मतलब अ पर्सन हु फोर्स एन इविल टू लीव अ पर्सन और प्लेस बाय यूजिंग प्रेयर्स ऑफ मैजिक। तो यहाँ इसका मतलब है कि जो ऐसा आदमी जो कि मैजिक से या कुछ भी करके उसका जो बूढ़ी औरत का जो बेटा था उसके अंदर से जो जहर था वो निकाले, इसलिए वो बावली होकर उसको बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, उसने कुछ कुछ मंत्र वगैरह किए, नागदेव की उसने पूजा की। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। अब कोई भी आप पुजारी को बुलाओगे, प्रीस्ट को बुलाओगे, उसको कुछ ना कुछ आप दान दक्षिणा तो दोगे कि आप ये लीजिए हम आपको ये देंगे आप पूजा के लिए। तो पैसे तो उनके पास थे नहीं, तो दान दक्षिणा के लिए घर में उनके लिए जो भी आटा था, यहाँ पे घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। मतलब जितना उस औरत से जो अब देखो जैसे आपकी भी मदर है, अगर आपको कुछ हो तो आपकी मदर भी कुछ ना हर एक चीज कर लेगी आपको ठीक करने के लिए। तो ऐसी उसकी जो औरत है उसने अपने बेटे के लिए जितना भी सामान था घर का सब दान दक्षिणा में दे दिया उस पुजारी को, ओझा को, जो ताकि वो अपने बेटे को ठीक कर सके। माँ बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवान जो एक दफे चुप हुए तो फिर ना बोले। भगवाना, भगवाना यहाँ पे उस बेटे का नाम है, ये आप हाईलाइट कर रही हूँ मैं। जो उसका बेटा था लेडी का, उसका नाम था भगवाना। जो उसके माँ वो बच्चे थे, बहू थी, माँ, तीनों जो है वो उस भगवाना अपने बेटे से लिपट लिपट कर रो रहे थे। लेकिन जब एक बार जो इंसान मर जाता है तो जिंदा होता नहीं है, तो भगवाना जो एक दफा चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। सर्प मतलब सांप, विष मतलब जहर। सांप के जो जहर से उसका जो बदन था, उसकी जो बॉडी थी वो पूरी काली हो गई।
जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। अब हम किसी को भी, जैसे कोई मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसको दफनाने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, तो अच्छे से उसको भी तैयार वगैरह करके ही होता है। तिथि ये, तो उसके लिए जो बजाज में दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। छन्नी कंगना मतलब क्लोथ्स, ज्वेलरी, उसके कपड़े ही क्यों ना उतर जाए, ज्वेलरी, जितने भी गहने थे वो ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन अब उसके लिए तो उसको दुकान से नए कपड़े खरीदने ही हैं। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चीनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। अब उसको विदा करने के लिए जो उसने सब कुछ करना होता है, इतनी सारी होती है चीजें करने के लिए, जब अंतिम संस्कार होता है तो उसमें सब कुछ उनका चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब उसका बेटा तो मर गया था, यहाँ पे अब बच्चे के बारे में, बच्चे का बाप यहाँ पे बता रहे हैं, बच्चे का जो बाप था तो वो रहा नहीं। अब लड़कों को, लड़के जो थे उसके, उनको सुबह उठ के भूख लगने लगी। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती, उनको तो खरबूजे दे दिए, लेकिन अब अपनी बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार के तवे की तरह तप रहा था। अब जिसका पति मरा हो वो भी कैसे वो सही रहेगी, तो उसको भी फीवर हो गया था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुआनी चवनी भी कौन उधार देता। दुआनी चवनी मतलब थोड़े भी पैसे, कुछ कुछ पैसे भी ऐसे कौन ही उधार देता कि तुम ले लो थोड़े पैसे, तुम ले लो, तुम दे दो। तो अब ऐसे तो कोई देता नहीं, क्योंकि सबको पता है कि फिर वो बेटा मरा है, कहाँ से पैसे ला के देगी, वो उधार चुकाएगी, तो उधार भी अब कौन देता उन्हें। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के हुए बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था, अब उनको खाना तो था ही, खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। तो उसके लिए फिर उनको पैसे, इनके सारे अंतिम संस्कार में चले गए थे। अब और पैसे ये उधार कोई देता नहीं, तो इसलिए अब उनको कुछ ना कुछ करने के लिए अब बेचना तो पड़ता ही खरबूजे। बुढ़िया खरबूजे बेचने का सहसा करके आई थी, साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर टिकाए हुए फकफकाकर रो रही थी। अब जिसका जवान बेटा गया, अब उसको भी मजा थोड़ी आ रहा होगा कि हाँ चलो बेचने चलते हैं, एंजॉय करते हैं। अब उसकी भी मजबूरी है बेचना, अब उनको, उसको अपने बहू का इलाज भी कराना, उसको फीवर हो रखा है, अपने पोते पोती को खाना खिलाना है, वो भी मजबूरी में आई है, सहस करके वो आई थी। हम्म। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है, हाय रे पत्थर दिल। अब लोग उसको बोल रहे हैं कि कितने पत्थर दिल है, अब उनको क्या पता कि उसकी सिचुएशन क्या है। अब इसलिए कभी भी हमें किसी को ना जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उनकी सिचुएशन नहीं पता, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, किस लिए कर रहे हैं, तो इसलिए जज हमें कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। उस पुत्र वियोगिनी, पुत्र वियोगिनी मतलब सेपरेशन, बेटे से जो सेपरेशन के दुख में का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब यहाँ पे लेखक अपनी बात कर रहा है कि उस औरत को वो दुख कैसे समझ पाता, इसलिए उसने उसका दुख समझने के लिए पिछले साल उसके पड़ोस में ही एक ऐसे पुत्र की, किसी बेटे की मृत्यु होगी, तो वो उसके बारे में सोचने लगा कि उसकी माता का दुख क्या था। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद अढ़ाई मास तक पलंग से उठ ना सकी थी। अब लेखक सोच रहा है कि उसके पड़ोस में जो एक साल पहले बेटे की डेथ हुई थी, उसकी माँ जो है उस टाइम पीरियड में, मतलब आधे महीने तक वो पलंग से तक नहीं उठ रही थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा ना की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते थे। मतलब हर 15-15 मिनट बाद उसको चक्कर आ रहे हैं, उसका बार बार ध्यान आ रहा है, और इतना कुछ हो रहा है, तो फिर वो बार बार रोई जा रही है। ऐसा हो रहा था उस औरत के साथ, जो लेखक सोच रहा है कि पिछले साल उसके पड़ोस में जो हुई थी डेथ, उस लेडी के साथ क्या क्या हुआ था, ये वो बता रहे हैं। दो दो डॉक्टर हरदम सिराने बैठे रहते थे। अब उसकी हालत इतनी खराब थी कि दो डॉक्टर उसके पास रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक की द्रवित हो उठते थे, मतलब उसके बारे में सोचते थे तो वो डर कांप जाते थे, डर जाते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। मतलब जब कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करना है, तो हम जल्दबाजी में कुछ भी कर उठते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकरे खाता मैं चला चला जा रहा था। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि यही सब सोचते सोचते मेरे को कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, तो बस मैं जल्दी जल्दी जाके अपना सर उठा के ऐसे अपना आगे चला जा रहा था। फिर वो यहाँ पे सोच रहा था,
शोक करने, गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। सहूलियत मतलब कन्वीनियंस, मतलब शोक मनाने के लिए कि हम रोए, गम मनाने के लिए भी हमें हर एक चीज चाहिए। अब किसी के पास पैसा नहीं है तो वो तो काम पर जाएगा ही, फिर वो कैसे मनाएगा शोक? तो अब यहाँ पे बता रहे कि अब हमें शोक मनाने के लिए, दुख मनाने के लिए भी पैसों की जरूरत है, नहीं तो फिर हमें काम पे जाना पड़ेगा और फिर लोग जज करेंगे। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है कि सब लोगों का अधिकार है कि दुखी हो सकते हैं, बट यहाँ पे लोग तो उसको यही समझ रहे हैं कि नहीं, इसको तो कोई दुखी नहीं है, उसका बेटा मरा है, तो यहाँ पे जज किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब इसके नेक्स्ट हमारे प्रश्न उत्तर है, मौखिक लिखित, तो इसके मैंने एक अलग से पीडीएफ बनाई है। दुख का इतिहास, मौखिक प्रश्न उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसका दर्जा तथा उसके अधिकारों का ज्ञान होता है। यहाँ पे आपको मैंने सारे मौखिक सारे क्वेश्चंस, ये लिखित का क, ख और ये गा पार्ट, उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन तो आए, साथ में अन्य पठेतर हल प्रश्न, मतलब अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। खरबूजे बेचने वाली महिला पर लोग टिप्पणियां क्यों कर रहे थे? खरबूजे बेचने वाली महिला पर लोग इसलिए टिप्पणी कर रहे थे क्योंकि उसका बेटा मरा था और वो फिर भी आ गई थी खरबूजे बेचने के लिए, और लोगों को तो लालच की वजह से ही लग रहा था। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने साथ में ही दिए हैं। वो लिखित है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, दीर्घ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं थोड़े, इनको आप पढ़ सकते हो। पीडीएफ का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि स्पर्श का चैप्टर 2 होगा।